हेलो दोस्तों, आप लोगों का एसपी स्टडी चैनल में स्वागत है। और आप लोगों को मैंने पार्ट 3 तक नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है। तो आइए आज मैं पार्ट 4 की तरफ आप लोगों को लेकर के चलती हूँ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले, पढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैंने पार्ट 3 में सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या बताया था। तो इसमें मैं बताऊंगी क्या भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये मेरा है पार्ट 4। ठीक है, तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती हैं आप लोग समझ लीजिएगा। जिन संख्याओं का गुणनफल 2 से अधिक हो, जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हो, वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। क्या है डेफिनेशन? जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हों, क्या 2 से अधिक हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलो आप लोग लिख लेना, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कैसी संख्याएं और कैसे गुणनखंड। तो आप लोग आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा बच्चों। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 1, 2, 3, 4 और 5 तक जैसे मैंने लिया, तो इसका आप लोग ये देखोगे कि गुणनखंड कैसे करें। 1 का गुणनखंड 1 आएगा, ठीक है, 1 ही तो आया इसका। और इसका गुणनखंड 2 का जो है 1 एक बार आ जाएगा, 1 2 बार। 1 एकम 2, 1 एकम 2 मतलब 2, 2 एकम 2 मतलब कि 2 इसके गुणनखंड हुए। तो इससे क्या साबित होता है? ये भी हमारी भाज्य संख्या नहीं है और ये भी हमारी भाज्य संख्या नहीं है बच्चों। क्यों? मैंने यहाँ पर एक आपको शर्त लगा दी है कि जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके गुणनखंड कितने हैं? 1 और 2। इसके 2 ही है ना, तो 2 से अधिक हो तभी होगी भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये 3 है ना, इसके देखो 1 एक बार, 1 3 बार, इसके भी 2 है। इससे भी सिद्ध होता है कि ये भी मेरी भाज्य संख्या नहीं है। इसको देखिएगा, 1 बार, 2 बार और 4 बार। ठीक है बच्चों, यानी 1 हो गया, 2 हो गया और 4 बार। इससे मतलब कट जाएगा ये। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 1 2 3, 3 हो गए ना। ये वाली शर्त यहाँ पर लागू हो गई ना बच्चों, क्योंकि 2 से अधिक है तो ये हमारी भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या। और इसके भी देख लीजिए, 1 हो गया और 5 हो गया, तो ये भी मेरी भाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर आपने देखा 1 2 3 4 5 तक मैंने काउंटिंग नंबर में आपको बताया गुणनखंड करके बच्चों। इसमें क्या हुआ कि 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं और 5 भी नहीं, 4 हमारा भाज्य संख्या है। तो इससे सिद्ध भी होता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है बच्चों? सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। कौन है? आप लोगों का कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऑप्शन में आ जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4, तो कौन सी है? 4। ठीक है, आप लोग नोट कर लो। क्या? सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही।
सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4 है। ये आप 100% मान लो, सीटेट का एग्जाम हो या टेट का एग्जाम हो, एसएससी का कुछ भी हो, ये बिल्कुल कंपलसरी है। मैंने बहुत बार देखा है, ये पूछा गया है। तो ये हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है कितनी है? 4 है। ठीक है, तो ऐसी भाज्य संख्या हमारी होती है जिसका, और आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम्पल। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, कितनी, जैसे अभी 5 तक बताया, 6 ले ली, इसके कितने होंगे? 1, 2, 3 और 6। इसके भी हमारे 3 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो ये भी हमारी कौन है? भाज्य संख्या है। यानी कि 2 से अधिक हो, 2 से कम ना हो, ठीक है, और ना 2 हो, 2 से अधिक हो। ठीक है, यहाँ पर 2 से अधिक लिखा है ना बच्चों, इस पर ध्यान देना है, तो वो हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आइए देखते हैं आगे। आगे मैं बताऊंगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं तो अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं? वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड, मतलब कि जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 होते हैं। ठीक है, 2 से इसमें अधिक नहीं होते हैं। भाज्य संख्या वो होती है जिसमें जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, वो हमारी भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या कौन होती है? जिसके गुणनखंड केवल 2 होते हैं, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है, या फिर ये कह सकते हैं जो स्वयं से कटे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो खुद से और स्वयं से करती है वो हमारी अभाज्य संख्या, या फिर बोल सकते हैं कि जिसके गुणनखंड कोई भी संख्या हो, जिसके गुण, आइए लिख लेते हैं। जिन संख्याओं के गुणनखंड, जिन संख्याओं के गुणनखंड जिन संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 हो, केवल 2 हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तभी समझ में आएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, मैंने लिया, इसका 1 आया गुणनखंड। ठीक है, इसका 1 और 2, और इसका गुणनखंड 1 और 3, यानी 1 से भी कट जाएगा और 3 से। इसका 1, 2 और 4, इसका 1 और 5। ठीक है, सही से 2 होता है, इसका 1 ही है गुणनखंड, तो इसमें एक आपको शर्त रखी हुई है कि 2 हो। कितने? 2 हो। तो क्या कह सकते हैं, ये हमारी 2 है, 2 हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 भी है और 4 हमारी नहीं है, 5 भी है। ठीक है, 4 क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए हैं, तभी तो ये हमारी भाज्य संख्या हुई है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, यहाँ पर एक नोट लगाकर लिख सकते हैं। देखो, एक जो हमारा ना तो भाज्य संख्या हुई और ना ही अभाज्य संख्या, तुम लिख सकते हैं एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। चलो आप नोट में लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख सकते हैं नोट में बच्चों? कि 0,1, 0,1 ना तो भाज्य, ना तो भाज्य संख्या है, ना तो भाज्य संख्या है, और ना अभाज्य संख्या है, और ना अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों,
तो आप लोग समझ सकते हैं पेपर में अगर आ जाए कि 0 भाज्य संख्या है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, नहीं है। 0 और 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा नंबर आता है किसका, सहभाज्य संख्या। कौन, सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या को देखते हैं। सहअभाज्य संख्या। तो अभी तक बच्चों मैंने भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ी और ये हमारी है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका HCF 1 आता है, यानी जिसका मासा 1 आए, वो हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर कह सकते हैं कोई 2 संख्याएं हैं, मतलब जोड़े, किसी भी संख्याओं के जोड़े का कॉमन 1 आए, क्या कॉमन 1 आए केवल, उसे ही सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। आप लोग कह सकते हैं संख्याओं के वे सभी जोड़े जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो आइए लिखते हैं सहभाज्य संख्या की डेफिनेशन। संख्याओं के वे सभी जोड़े जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। तो कह सकते हैं कोई 2 संख्या होंगी, उनका यानी HCF 1 आए, या उनमें जो कॉमन हो 1 के अलावा और दूसरी संख्या कॉमन नहीं आना चाहिए बच्चों, उसे ही हम लोग सहभाज्य संख्या कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं क्या है। जैसे मैंने संख्या ली 3 और 4, ठीक है, 9 और 25। तो इसमें देखिएगा इसका जो 3 और 4 है, इसका HCF 1 ही आएगा। आप लोग चाहे करके देख लीजिएगा, यानी कि मासा इसका क्या, मासा 1 ही आएगा, इनमें कॉमन 1 ही आएगा, ठीक है। चाहे से करके देख लीजिएगा, इधर हम आपको बता रही हैं। 3 है, इसके गुणनखंड 1 होगा और 3 होगा। इसका 4 का कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो बच्चों देखिएगा इसमें कॉमन क्या है, जो दोनों में मतलब एक संख्या होती है, सेम नंबर होता है, वही हमारी कॉमन संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये हमारा HCF बोल सकते हैं या फिर कॉमन नंबर बोल सकते हैं। इसका 1 आया ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि 3,4 का HCF 1 आया, यानी मासा 1 आया, तो ये हमारी सहभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसे इसको देख लीजिएगा 9 और 25, इसके गुणनखंड कितने आएंगे बच्चे, 1, और 3 और 9, इतने ही तो आएंगे ना। और इसके 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से। तो इसमें देख लीजिएगा सेम नंबर 1 ही है, ये भी इसमें नहीं है, ये भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, तो क्या करेंगे, 1 इसका HCF आया, कितना, 1। तो यहाँ पर ये उठा के हम लिख सकते हैं कि 9,25 का HCF 1 आया, तो ये भी हमारी क्या है, सहभाज्य संख्या है। क्या है, ये दोनों हमारी सहभाज्य संख्या बच्चा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो सहभाज्य संख्या वही कहलाती है किन्हीं 2 संख्याओं का HCF या कॉमन 1 के अलावा और कुछ ना है, वही हमारी सहभाज्य संख्या कहलाती है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं संपूर्ण संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, कौन सी संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। आइए देखते हैं संपूर्ण संख्या क्या होती है।
संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या वो कहलाती है बच्चों जिनके गुणनखंड जुड़कर उस संख्या से डबल बैठे। कोई भी संख्या हो उसका गुणनखंड करने पर उसके जितने गुणनखंड हैं उन्हें जोड़कर अगर उसी संख्या से डबल बैठे, यानी जैसे अगर हम आपको बता दें, पहले आप डेफिनेशन लिख लो, एग्जाम्पल में समझाएंगे तो आप लोग समझ जाओगे। यानी कि कोई भी संख्या या कह सकते हैं वे संख्याएं, डेफिनेशन लिख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड जुड़कर उस संख्या से डबल बैठे। वे संख्याएं संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। संपूर्ण संख्या कहलाती है। और एक बात और बता दूं बच्चों, अगर आप लोगों को ये साफ साफ ना दिखाई दे रहा हो, क्लियर ना दिखाई देता हो, तो आप लोग अपने YouTube में जो हम लोग क्लीनर पे वो बढ़ाते हैं अपनी, वो बढ़ा दीजिए। जैसे हम लोग 144 पर लगाते हैं ना, तो 360 कर लीजिए या 240, तभी साफ दिखेगा, 144 में नहीं दिखेगा। ठीक है, अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, उसी से आप लोगों को साफ दिखेगा। अगर आपके मोबाइल में नेट नहीं होगा तो भी साफ नहीं दिख सकता है, वैसे तो साफ दिखेगा। ठीक, क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा जब पढ़ा करो आप लोग। तो ठीक है, आइए देखते हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड जुड़कर उस संख्या से डबल बैठे, वे संख्याएं संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे आप लोग समझिएगा, जैसे मेरा नंबर है 6, ठीक है, इसका गुणनखंड आप लोग करो, 1 आएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से। अब मैंने यहाँ क्या बोला, पहले गुणनखंड फिर जुड़कर, यानी कि जोड़ना है, तो इन्हीं संख्याओं को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 6, तो इन्हें जोड़ो, कितना आएगा, 6 3 9 और 9 2 11 1 12। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी डेफिनेशन बिल्कुल सिद्ध हुई। उस संख्या से डबल बैठ गया ना जोड़ने पर, 6 था 12 हो गया, तो ये हमारी जो 6 है संपूर्ण संख्या है बच्चों। इसी तरीके से आपसे अगर ऑप्शन में पूछ लिया जाए कोई भी एग्जाम में कि ये संख्या संपूर्ण संख्या है, तो आप क्या करोगे, पहले आप गुणनखंड करोगे, उसके बाद जितने गुणनखंड आते हैं उन्हें प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद अगर संख्या उस संख्या से डबल आ रही है, दुगनी आ रही है, तो बच्चों वो संख्या हमारी संपूर्ण संख्या कहलाएगी। तो आइए एक और देखते हैं। जैसे मैंने संख्या ली कितनी, 15, इसके गुणनखंड करिएगा आप लोग। 1 आएगा ना, 2 से नहीं जाएगा भाग, 3 से जाएगा और 5 से जाएगा और 6 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं, 8 से सीधे किससे जाएगा, 15 से। अब आप लोग इसे ऐड कर लीजिए, 1 धन 3 धन 5 धन 15। अब मैंने आप लोग जोड़िएगा, 15 5 20, 20 3 23 और 1 24। ये हमारी संख्या बच्चों दुगनी नहीं आई है। 15 की दुगनी कितनी होती है, 30 होती है ना। अगर यहाँ 30 आता तो ये हमारी संपूर्ण संख्या होती। यहाँ पर 30 नहीं आया है क्योंकि ये 24 हमारा 15 का दुगना नहीं है, तो क्या कह सकते हैं, ये हमारी संपूर्ण संख्या नहीं है 15, और ये हमारी संपूर्ण संख्या थी क्योंकि इसको जोड़ने पर दुगना हुआ था। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिएगा बच्चों, मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया, पूरी आपको थ्योरी बताई। थ्योरी इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि आपको थ्योरी नहीं पता होगी, डेफिनेशन नहीं पता होगी बच्चों, तो आप लोग न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं लगा सकते हो, क्वेश्चन नहीं कर सकते हो बच्चों।
तो मैंने आपको अभी तक क्या-क्या बताया, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, सब कुछ बता डाला है मैंने। अब क्या है, नंबर सिस्टम की थ्योरी मतलब आपकी समाप्त होती है। अब मैं आपका अगला जो चैप्टर है, चैप्टर तो यही चलेगा नंबर सिस्टम, बट मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए कि ये थ्योरी के मतलब इसके लेवल पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी तो आपने पढ़ ली, बट क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो भी कोई आपको बेनिफिट नहीं है बच्चों। तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखना, उसमें मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगी इन्हीं से रिलेटिव। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मतलब मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो और मेरे एसपी स्टडी 80 चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, धन्यवाद।